बारिश के मौसम में बादल आसमानी कहर बरसाते हैं। मानसून आते ही बादल फटने की घटनाएं सामने आती है। कई बार बादल फटने की घटना से जानमाल का भारी नुकसान देखने को मिलता है। कब, क्यों और कैसे फटता है बादल और इससे बचने का तरीका जानने के लिए देखते हैं मानसून रिपोर्ट अंदर की बात में। मौसम विज्ञान की माने तो अगर किसी भी जगह पर एक घंटे में 10 सेंटीमीटर से ज्यादा बारिश होती है तो इस घटना को बादल का फटना कहते हैं। वैज्ञानिक भाषा में क्लाउड बर्स्ट या फ्लैश फ्लड भी कहा जाता है। बादल फटने की घटना तब होती है जब भारी मात्रा में नमी वाले बादल एक जगह इकट्ठा हो जाते हैं। ऐसा होने से वहां मौजूद पानी की बूंदें आपस में एक साथ मिल जाती है। बूंदों का भार इतना ज्यादा हो जाता है कि बादल की डेंसिटी बढ़ जाती है। डेंसिटी बढ़ने से अचानक तेज बारिश शुरू हो जाती है। सामान्य तौर पर धरती की सतह से 12 से 15 किलोमीटर की ऊंचाई पर बादल फटने की घटना होती है। पहाड़ों पर अमूमन 15 किलोमीटर की ऊंचाई पर बादल फटते हैं। इसके अलावा भारी वर्षा के दौरान बादल फटने पर बिजली कटौती और लंबे समय तक ब्लैकआउट आम बन जाता है। भारी वर्षा के दौरान ब्लैकआउट आम बात है। ऐसे में जनरेटर या यूपीएस जैसा बैकअप पावर स्रोत पहले से तैयार रख सकते हैं। बारिश में खड़े न रहे या बाढ़ वाले इलाकों के पास न जाए। आपकी सुरक्षा के लिए बाढ़ वाले क्षेत्रों और मौसम की भविष्यवाणी जैसी महत्वपूर्ण जानकारी के लिए ताजा समाचारों पर अपडेट रहना जरूरी है। आपातकालीन किट काम आ सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट जी। इस साल मार्च में मुकेश अंबानी की अगुवाई वाली रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने एक घोषणा की थी जिसके चलते शेयरधारकों को रेकॉर्ड तिथि के बाद क्या फायदा होगा, किसका बदलेगा नाम, किसका होगा लाभ, देखते बिजनेस रिपोर्ट अंदर की बात में। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड अपनी सहयोगी फर्म रिलायंस स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट लिमिटेड को अलग कर नई कंपनी बनाने जा रही है। इसके लिए रिकॉर्ड डेट 20 जुलाई तय की गई है। रिलायंस स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट लिमिटेड के डीमर्जर के बाद कंपनी का नाम बदलकर जियो फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड हो जाएगा। इस साल मार्च में मुकेश अंबानी की अगुवाई वाली रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने कहा था कि वहां अपने वित्तीय सेवाओं के उपक्रम रिलायंस स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट लिमिटेड का डीमर्जर करने की योजना बना रही है। रिलायंस ने बताया कि हितेश कुमार सेठी एमडी और सीईओ के रूप में नए यूनिट की कमान संभालेंगे। शेयरधारकों को रिलायंस इंडस्ट्रीज के प्रत्येक शेयर के बदले रिलायंस स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट लिमिटेड के एक शेयर मिलेंगे। फाइनेंशियल सर्विसेज बिजनेस को डिमर्ज कर अलग फर्म बनाने से कंपनी वित्तीय सर्विसेज पर बेहतर तरीके से ध्यान दे पाएगी। डीमर्जर के बाद जेएफएसएल उपभोक्ताओं, व्यापारियों आदि को कर्ज देने के लिए पर्याप्त रेगुलेटरी पूंजी प्रदान करने के लिए लिक्विड एसेट का अधिग्रहण करेगी और कम से कम अगले बीमा, पेमेंट, डिजिटल ब्रोकिंग और एसेट मैनेजमेंट जैसी वित्तीय सेवाओं को डेवलप करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट जीएसटी। रिपोर्ट के मुताबिक चिली अर्जेंटीना सीमा क्षेत्र में भूकंप आया है। साथ ही साथ बताया गया है कि करीब 12:10 के बजे अफगानिस्तान के फैजाबाद से 93 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में भी काफी तेजी से भूकंप आया था। कितनी तीव्रता से चिली, अर्जेंटीना और अफगानिस्तान में भूकंप आया था और कितना नुकसान हुआ है, जानने के लिए देखते हैं रिपोर्ट अंदर की बात में। चिली में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 5.7 की मापी गई है। इस भूकंप के झटके के कारण किसी तरह के जानमाल की क्षति नहीं सामने आई। वहीं देर रात 12 बजे के बाद अफगानिस्तान की भी धरती कांपी है। यहाँ भी हल्की ही तीव्रता का झटका महसूस किया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक भूकंप 112 किलोमीटर की गहराई पर था। चिली के अधिकारियों ने इस भूकंप के कारण तत्काल क्षति या चोटों की सूचना नहीं दी है। मालूम होता है कि कहां के भूकंप से सुनामी उत्पन्न होने का खतरा नहीं है। वहीं इसके साथ ही अफगानिस्तान में आया भूकंप की गहराई 180 किलोमीटर थी। इसके पहले इसी साल चिली और अफगानिस्तान में एक साथ भूकंप के झटके महसूस किए गए थे। इस दिन चिली में आए भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर 6.2 मापी गई थी। इसका केंद्र चिली की राजधानी सैंटियागो से दक्षिण पश्चिम में 328 किलोमीटर दूर बताया गया था। इसी दिन चिली के बाद अफगानिस्तान में भी भूकंप के झटके महसूस हुए थे। काबुल के पास आए इस भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर 4.4 की मापी गई थी। इसका केंद्र काबुल से उत्तर पूर्व में 189 किलोमीटर दूर और जमीन के अंदर गहराई में 152 किलोमीटर में था। ब्यूरो रिपोर्ट जीएसटीवी। से लिथुआनिया की राजधानी विल्नियस में नाटो शिखर सम्मेलन का आयोजन होना है। यूक्रेन और रूस की जंग के बीच इसी सम्मेलन के आयोजन को काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। वहीं कुछ विशेषज्ञ संगठन में भारत के लिए नाटो की अहमियत पर भी चर्चा कर रहे हैं। भारत संग मिलकर चीन की घेराबंदी कर सकता है नाटो, देखते खास रिपोर्ट अंदर की बात में।
नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन यानी नाटो दुनिया का सबसे बड़ा सैन्य गठबंधन। इस संगठन का हर साल होने वाला शिखर सम्मेलन 11 से 12 जुलाई तक लिथुआनिया की राजधानी विनियस में आयोजित होगा। वहीं इस शिखर सम्मेलन के बीच ही कई विशेषज्ञों को भारत और नाटो के बीच पूर्व में हुए कुछ सहयोगों और वार्ताओं की भी याद आ रही है। कुछ विशेषज्ञ मानते हैं कि पहले जिस तरह से दोनों के बीच आपसी सहयोग हुआ है, उसके बाद हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन के खिलाफ एक मजबूत घेराबंदी संभव हो सकती है। नाटो की साल 2022 की रणनीतिक अवधारणा चीन पर जोर देने वाली है। नाटो की तरफ से इस बात का ऐलान किया जा चुका है कि चीन की महत्वाकांक्षाएं और जबरन की नीतियां आपसी हितों, सुरक्षा और मूल्यों को चुनौती देने वाली है। साथ ही इसमें यूरो अटलांटिक सुरक्षा के लिए चीन की तरफ से पैदा चुनौतियों का भी जिक्र किया गया है। समुद्री सुरक्षा, साइबर सुरक्षा, इंडो पैसिफिक, प्रोफेशनल, मिलिट्री, एजुकेशनल, जलवायु परिवर्तन और हथियार नियंत्रण और परमाणु वृद्धि पर भारत और नाटो के बीच एक जुड़ाव है। कुछ और विशेषज्ञों का मानना अब नाटो को भारत के सामने औपचारिक साझेदारी की पेशकश कर देनी चाहिए। भारत को भी अपनी झिझक छोड़कर इसका हिस्सा बनना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV। मेटा के सभी ऐप में आए दिन नए अपग्रेड आते रहते हैं, जिसके चलते हाल ही में व्हाट्सएप में एक नया और अनोखा फीचर आया है। व्हाट्सएप ने अपने यूजर्स के लिए QR कोड चैट ट्रांसफर सपोर्ट शुरू कर दिया है। यह सुविधा उपयोगकर्ताओं को अपनी चैट को एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस पर चैट ट्रांसफर करने की अनुमति देती है। व्हाट्सएप में क्या है नया फीचर, क्या अपडेट, देखते रिपोर्ट अंदर की बात। व्हाट्सएप ने अपने यूजर्स के लिए QR कोड चैट ट्रांसफर सपोर्ट शुरू कर दिया है। नए व्हाट्सएप ग्राहकों के लिए पुराने से नए फोन पर स्विच करते समय अपना खाता जल्दी से ट्रांसफर करने में सहायक होगी। हालांकि QR कोड चैट ट्रांसफर तभी काम करता है जब दोनों डिवाइस एक ही ऑपरेटिंग सिस्टम पर चलते हैं। इस फीचर की घोषणा मेटा के मार्क ज़करबर्ग ने की थी, जिन्होंने अपने आधिकारिक फेसबुक अकाउंट पर इस फीचर का एक वीडियो साझा किया था। उन्होंने पोस्ट में लिखा, अगर आप अपनी व्हाट्सएप चैट को नए फोन में ले जाना चाहते हैं तो अब आप इसे अपने डिवाइस से बाहर निकाले बिना अधिक निजी तौर पर कर सकते हैं। व्हाट्सएप का नया QR कोड आधारित चैट ट्रांसफर फीचर स्थानीय वाईफाई कनेक्शन पर काम करता है। व्हाट्सएप का कहना है कि यह तरीका अनाधिकारिक तृतीय पक्ष ऐप्स का उपयोग करने की तुलना में अधिक सुरक्षित है, जिनमें स्पष्ट गोपनीयता प्रथाओं का अभाव है। प्लेटफॉर्म को जल्द ही एक नई सुविधा मिल रही है जो उपयोगकर्ताओं को उच्च गुणवत्ता वाले वीडियो भेजने की अनुमति देगी। यह फीचर कुछ बीटा टेस्टर्स के लिए पहले से ही उपलब्ध है। ब्यूरो रिपोर्ट। जमानत मिलने के बाद ग्रेटर नोएडा के रबुपुरा पहुंची पाकिस्तानी महिला सीमा हैदर ने कहा कि मैंने सचिन से शादी कर ली है, गंगा नहाकर हिंदू धर्म अपनाऊंगी। सीमा ने कहा कि उसे अगर जबरन सरहद पार भेजा गया तो वहां उसकी हत्या कर दी जाएगी। क्या है मामला, देखते रिपोर्ट में। पबजी पार्टनर सचिन मीणा के प्यार में सरहद पार करने वाली पाकिस्तान के कराची की सीमा हैदर को रिहा कर दिया गया। रिहा होने के बाद सीमा ने कहा कि वह नेपाल में सचिन से शादी कर धर्म परिवर्तन कर चुकी है। जल्द ही गंगा नहाकर पूरी तरह से हिंदू धर्म को अपनाएगी। उसने पाकिस्तान जाने से इनकार किया है। सीमा के मुताबिक बकुल सीमा उसे अगर जबरन सरहद पार भेजा गया तो वहां उसकी हत्या कर दी जाएगी। इधर सचिन के घर में ससुराल के पहले दिन ही रस्म निभाई गई। पहले दिन मुंह दिखाए की रस्म निभाई गई। सीमा ने बताया कि उसे विश्वास नहीं था कि वो इतनी जल्द जेल से बाहर आ जाएगी। उसके और उसके बच्चों के साथ सभी ने अच्छा व्यवहार किया। जेल में अधिकांश बंदियों ने उसके साथ दोस्ताना व्यवहार किया और बच्चों को खूब प्यार दिया। जब सीमा को वहां बताया गया कि गुलाम हैदर उससे एक बार बात करना चाहता है, गुलाम ने ऑडियो संदेश में बच्चों को लेकर पाकिस्तान लौटने की अपील की है। इस पर सीमा ने पाकिस्तान लौटने से साफ इनकार कर दिया। उसने सचिन से शादी करने की बात कही। सीमा ने गुलाब से कहा कि वह भी खुश रहे और उसे भी खुश रहने दे। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV। गुजरात की राज्यसभा सीट के चुनाव के लिए सोमवार विदेश मंत्री एस जयशंकर ने गांधीनगर से नामांकन भरा। गुजरात में आगामी 24 जुलाई को राज्यसभा चुनाव होने हैं। राज्यसभा सीट के चुनाव के लिए क्या होगी भाजपा की चुनावी चाल, देखते स्पेशल रिपोर्ट अंदर की बात में।
विदेश मंत्री एस जयशंकर ने गुजरात के गांधीनगर से आगामी राज्यसभा चुनाव के लिए सोमवार को अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। गुजरात में राज्यसभा की 3 सीटों पर चुनाव होने हैं, जिसमें से एक पर आज नामांकन भरा गया। एस जयशंकर ने नामांकन दाखिल करने के बाद बात करते हुए कहा, मैं फिर से बीजेपी का उम्मीदवार बना हूं। मैं पीएम मोदी, गुजरात की जनता का आभार प्रकट करता हूं। मैंने अभी फॉर्म भरा है कि गुजरात की ओर से राज्यसभा में प्रतिनिधित्व के कारण मैं फिर से भाजपा का उम्मीदवार बना हूं और मैं सबसे पहले तो अपना आभार प्रकट करना चाहूंगा प्रधानमंत्री जी को और भाजपा के नेतृत्व को और गुजरात की जनता को और गुजरात की विधायकों की उनकी आशीर्वाद से मुझे एक बार और राज्यसभा में गुजरात के प्रतिनिधि बनने का एक अवसर और मिलेगा। विदेश मंत्री एस जयशंकर गुजरात की राज्यसभा की 3 सीटों पर नामांकन दाखिल करने वाले पहले व्यक्ति हैं। नामांकन भरने के साथ जयशंकर ने कहा कि उन्हें पिछले 4 सालों में देश में हुए बदलावों का हिस्सा बनने पर गर्व है। उन्होंने इसके लिए पीएम मोदी का धन्यवाद किया और कहा कि उनके नेतृत्व में देश में बहुत बदलाव हुए, जिसका हिस्सा बनने का उनको अवसर मिला। बता दें कि एस जयशंकर का राज्यसभा सदस्य का कार्यकाल अगले महीने 18 अगस्त को समाप्त हो जाएगा। जयशंकर ने नॉमिनेशन करने के बाद कहा, मुझे आशा है कि आने वाले 4 सालों में देश में जो भी प्रगति होगी उसमें भी मैं योगदान दे सकूंगा। मैंने पिछले 4 साल में गुजरात से बहुत कुछ सीखा है। ब्यूरो रिपोर्ट, GST।